अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, रोशनी लाइट चैनल की तरफ से आप सबको खुशामदीद। मेरी आज की वीडियो मोहम्मद फातिल और सुल्तानी की एपिसोड 58 का रिव्यू है। और इस एपिसोड की खास बात यह है कि पोंटस के मुहासरे से पहले सुल्तान फातेह के सामने दो बड़ी मुश्किलात थी और हमने देखा कि उन्होंने इन दोनों पर कैसे काबू पाया। पहले मुश्किल बनु करमान थे जिनके साथ सुल्तान ने सुलह कर ली, और दूसरी रुकावट कासिम बे था जिसके मामले में सुल्तान ने रहम और दरगुजर से काम नहीं लिया और उसकी सरजमीनों पर कब्जा कर लिया। जबकि इस किस्त की एक और खास बात ये थी कि इस एपिसोड में सरकान चायोगलो का किरदार सिर्फ अलामती रहा और उसे कोई खास स्क्रीन टाइम नहीं मिला। ये बड़ी बात है राइटर्स की तरफ से भी और उससे भी ज्यादा सरकान की तरफ से भी कि वो हीरो होने के बावजूद कहानी को दिलचस्प बनाने के लिए इस किस्म की कुर्बानी देने पर राजी हो जाता है। और इस सीरीज में ये पहली बार नहीं हुआ कि हीरो को कम स्क्रीन टाइम मिला हो जबकि दूसरे किरदारों को ज्यादा स्क्रीन टाइम मिला हो। और मैं इसके बाद नाज़रीन इकराम सीधा आऊंगी विलाद के किरदार की तरफ, जो कि हर नई एपिसोड के साथ आउट ऑफ कंट्रोल होता जा रहा है। और अब तक हमने तारीखी ड्रामा सीरीज में जितने भी विलन देखे हैं उनमें जुल्म और बर्बरियत के लिहाज से नोयान पहले नंबर पर था, लेकिन अब पिछले 2 एपिसोड्स देखने के बाद मुझे विलाद और नोयान में एक फर्क ये नजर आया कि वैसे तो दोनों किरदार वहशी थे, लेकिन एटलीस्ट नोयान मुखालिफ दुश्मन को मारने से पहले कुछ टाइम तो दिया करता था। लेकिन विलाद की फुर्ती यहाँ काबिल दीद है और वो एक ही वार से 2 दुश्मन भी गिरा देता है। दूसरी बात यह कि ये फौरन गुस्से में आने वाला शख्स है, लेकिन गुस्से में भी खुद को काबू में रखकर इंतकाम की प्लानिंग बड़ी जबरदस्त करता है। उसने जैनल के लिए पहले से प्लानिंग कर रखी थी, लेकिन उसमें बहादुर पाशा को सबूत और गवाह के तौर पर शामिल करके तमाम मामला ही खत्म कर दिया। वैसे अगर जैनल आगा को कुछ और वक्त मिल जाता तो कुर्चू को तमाम हकीकत मालूम हो सकती थी। जैनल की वाहिद गलती यही थी कि विलाद के सिपाहियों से तफ्तीश करने में खुद चला गया, उसे डायरेक्ट सुल्तान को बताना चाहिए था। और विलाद के साथ पंगा लेने वाले हर शख्स का अंजाम सामने आ रहा है। ये बंदा प्याज की तरह है, हर किस्त में इसकी एक नई परत खुलती है। और इस एपिसोड के बाद मुझे यकीन है कि इसके और सुल्तान के दरमियान दुश्मनी के झंडे जल्द बुलंद हो जाएंगे। और वैसे भी सुल्तान और विलाद के दरमियान आमने सामने की दुश्मनी का ऑफिशियल आगाज हो जाएगा, क्योंकि पीछे कुछ नहीं बचा जो उसने ना किया हो। यानी कि ये शख्स एक के बाद एक इस रियासत के अहम लोगों का खात्मा कर रहा है, यानी कि टॉप ऑफिशियल्स का। महमूद पाशा उसके हाथों से बच गया, लेकिन फिर बासत खत्म हुआ, उसके बाद उसने कारमान के एलची तक नहीं छोड़े, और फिर अब जैनल आगा। लेकिन सबसे ज्यादा मायूसी मुझे इस किस्त में तब हुई जब सुल्तान महमद ने यह यकीन करने से इनकार कर दिया कि उसका भाई गद्दार है। सुल्तान का जहन विलाद की फेक लॉयल्टी की वजह से वो कुछ नहीं देख रहा जो देखना चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ मेरा जहन ये भी मानने से इनकार कर रहा है कि सुल्तान को अब भी विलाद पर शक न हुआ हो। मेरा ख्याल है कि सुल्तान खुफिया तौर पर इस मामले को फॉलो अप करेगा। दूसरी तरफ दीवान में बेशक महमूद पाशा कुर्चू दुआन को लताड़ रहा था, लेकिन साफ बात यह है कि महमूद पाशा भी कोई इमोशनल आदमी नहीं है। वो भी 2-2-4 वाली बात करता है और इसीलिए उसे पाशाओं में अच्छा नहीं समझा जाता। तो वो भी विलाद के मामले में मशकूक हो गया है। और बेशक विलाद मक्कार है, उसकी प्लानिंग बेदाग थी और कन्विंसिंग थी और वेल क्राफ्टेड थी, लेकिन सामने भी सुल्तान और महमूद पाशा जैसे लोग हैं। लॉजिकली बात करूं तो बस अब 1-2 किस्तों की बात है, फिर विलाद जान बचाने के लिए अफलाक भाग जाएगा, क्योंकि उसका राज फाश हो जाएगा और उसकी जान रिस्क पर होगी। और पिछली 2 किस्तों में एक बेहतरीन सिनेरियो शहाबुद्दीन का था, जो अब दोबारा से पाशा बन चुका है। सुल्तान महमद के उसके लिए अल्फाज इंतहाई खूबसूरत थे, लेकिन मैं अब भी इसी बात पर कायम हूँ कि पोंटस की जंग में हम शहाबुद्दीन को अलविदा कह देंगे। और दूसरी तरफ महमूद पाशा के जख्म भर चुके हैं और वो बगैर किसी कीने के एक कुशादा ज़र्फ रखता है। और उसका जैनोस और शहाबुद्दीन के लिए ये जुमला कि क्या इस दुनिया में आप दोनों को अलग करना मुमकिन है, उसके बड़ेपन का इजहार है। उधर बहादुर पाशा का इस बार पोंटस पर एक सोलो अटैक था, और बारिश बागची किसी भी छोटे सीन में भी बेहतरीन परफॉर्मेंस देने की सलाहियत रखता है। और हर किस्त में हमें मुल्ला लुत्फी की किसी न किसी नई खूबी का इल्म होता है, और इस बार नक्शे और ड्राइंग्स बनाने में इसका हुनर सामने आया। और मुल्ला लुत्फी ने इस नक्शे पर सुल्तान फातेह के लिए उकाब का सिंबोलिज्म इस्तेमाल किया, और फाइनली सुल्तान को खुद से ज्यादा बड़ा पागल मिल चुका है। और इस एपिसोड में जब महमूद पाशा ने कला अल मौत का जिक्र किया तो मैंने दिल में सोचा कि हसन सब्बा से ज्यादा किसे कला अल मौत के बारे में पता होगा। यानी कि अब चंद किस्तों बाद मेरे जहन ने इस अदाकार को हसन सब्बा के बजाय महमूद पाशा समझना शुरू किया है। अंदाजा करें कि इसने हसन सब्बा के किरदार को कैसे जिंदा करके हमारे सामने ब्यूक सल्जूकुलो ड्रामा सीरीज में पेश कर दिया था। और हमने कभी सोचा भी नहीं था कि इसहाक पाशा, जिसे सीजन 1 में हम बेवकूफ और जान दाड़ले का चमचा समझते थे, वो सीजन 3 में हमारा फेवरेट बन जाएगा और इतना ज़हीन हो जाएगा
कि विलात को भी ना कहने की सलाहियत रखेगा। तो इस सीजन में 2 किरदारों की इम्प्रूवमेंट बहुत अच्छी लगी, एक इसहाक पाशा और दूसरा जैनोस पाशा। और इन दोनों किरदारों ने उम्र गुजरने के साथ साथ अपनी उम्र के तजर्बों को जाया नहीं किया। और जिस तरह नाज़रीन इकराम, महमद फातिल सुल्तानी के सीजन 2 की दूसरी किस्त में जानदारली के भतीजे खैरुद्दीन की शहादत का अफसोस हुआ था, तो शाहान के जाने का इतना अफसोस तो नहीं हुआ, लेकिन फिर भी जो तकलीफ कुर्चो दुआन को अपने भाई के जाने पर हो रही थी, सुल्तान तक ने उसे महसूस कर लिया। लेकिन ये औरतों की तरह सीने पर हाथ मार मार कर कुर्चो को बैंड डालने की क्या जरूरत थी? ये बिल्कुल इस्लाम के अहकाम के खिलाफ है। लेकिन क्या ये मुमकिन है कि शाहान अभी ना मरा हो और उसका सिनेरियो फिर से शुरू हो जाए, या तो द्राबिन के साथ या फिर ज़ैनल आगा के बाद यानी चरियों के साथ? और वैसे जब ये किरदार आया था तो मुझे बहुत बुरा लगा था कि ये क्या फजूल सा किरदार डाल दिया है। फिर यही समझ आया कि ये कुर्चू का भाई है और द्राविन कुर्चू से बदला लेने आ रहा है, तो जरूर शाहान पहले इसके हाथ में आएगा और उसकी मौत द्राविन के हाथों करवाकर इस बुज़दिल और गपबाज आदमी को जाते जाते शहादत की इज्जत से सरफराज किया जाएगा। लेकिन अगर इसकी मौत का सिनेरियो ये बनाया गया है तो ये भी अच्छा है, लेकिन शाहान अगर द्राविन के हाथों खत्म होता तो इससे कुर्चू के गुस्से में और इजाफा हो जाता। और इस एपिसोड में सिनेरियो के मामले में हर किरदार के साथ इंसाफ किया गया, यहाँ तक कि बाली बे को भी, क्योंकि बाली बे को पिछली कई किस्तों से कोई सिनेरियो नहीं मिल रहा था, लेकिन इस एपिसोड में वो कमी पूरी कर दी गई और बाली बे और शामिल बे को जो वजीफा दिया गया उसमें वो दोनों कामयाब रहे और द्राविन, योर्गो और सुलेमान को कुचल कर रख दिया। उधर शेख जमाल ने शहजादा बायजीद का बड़े बेहतरीन तरीके से ऐसा लगता है कि तज़किया कर दिया है, और ये बात शेख जमाल ने बड़े अच्छे तरीके से समझाई कि अपनी तकदीर पर कैसे राजी रहा जाता है। और मैंने आज ही ये हदीस मुबारक पढ़ी है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस शरीफ के मफहूम के मुताबिक 2 अशखास हैं जिन्हें अल्लाह ताला बहुत महबूब रखते हैं। एक तो कसरत से दुआ मांगने वाला और दूसरा सख्ती के वक्त फराखी का इंतजार करने वाला। यानी कि जब किसी इंसान पर सख्त हालात आए तो उन दिनों वो अल्लाह की तरफ से आसानी मिलने का इंतजार करे। तो शहजादा बायजीद को भी आसानी मिल गई, यानी कि सुल्तान ने शहजादा बायजीद को अमासिया के संजय की तरफ रवाना कर दिया है। और नाज़रीन इकराम, इस बार इस एपिसोड की रेटिंग पिछली एपिसोड से बेहतर रही और 4 तक पहुंच गई। अच्छी बात यह है कि इस सीरीज को तुर्की में ऐसी ऑडियंस मिल गई है जो मुसलसल इस ड्रामे के साथ अटैच्ड हो चुके हैं, बिल्कुल हमारी तरह। क्योंकि इस सीरीज की 3.5 से 4 के दरमियान रेटिंग यही शो करती है कि तुर्की में इस सीरीज के लॉयल ऑडियंस बन चुकी है और वो इसी ड्रामे को देखने पर तरजीह देते हैं। तो नाज़रीन इकराम, ये तो थी मेरी आज की वीडियो। अपने राय का इजहार कमेंट्स में जरूर कीजिएगा। मेरी वीडियो देखने का शुक्रिया।